कोई ये मान रहा था कि विधानसभा का टिकट तो आपका पक्का है। ये एक शौक के तौर पर क्या आपके लिए भी था, और उसके बाद निर्दलीय के तौर पर एक मर्तबा फिर से मैदान में उतरना, 5 साल तक सरकार के साथ काम करने के बाद ये मुश्किल थी? एंटी इनकम्बेंसी थी जिसे हम नज़रअंदाज नहीं करते 10 साल में। कांग्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला। क्या कांग्रेस से टिकट की उम्मीद थी किसी भी लिहाज से, क्योंकि वहां पर भी आपके अच्छे रिलेशंस है? मैं कांग्रेस छोड़ के आया था, मैंने अप्लाई नहीं करा। आप किसी से भी पूछें। हाँ, शमशेर गोगी की बात करें, नीरज शर्मा की बात करें, इन तमाम बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बयान मौजूदा वक्त में यानी विधानसभा चुनावों के दौरान देना क्या अपने आप को जिंदा करने की कोशिश होता है? मेरी अपना ये मानना है कि कभी हमें पर्सनल कटाक्ष नहीं करना। जेजेपी का समर्थन मिलना कहीं आप पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा कि वो जो नाराजगी जेजेपी के लिए हैं वो आपको भी झेलनी पड़े, हालांकि आप खुद भी सरकार में थे? जेजेपी का मेरे हल्के में वोट है। पिछली बार बोल रहे थे ऑन रिकॉर्ड उन्हें 9,000 वोट आया। कि मुकाबला जो है वो पोते के साथ भी है। अर्जुन चौटाला जो है वो एनएलडी से ऐसा है, अब बच्चे लोग हैं अपना गेम सीख रहे हैं, चल रहे हैं। अभी कोई 1 पे आउट होगा, कोई 2 पे आउट होगा, खेलेंगे और दादा के सामने जीतेंगे। नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार की तरह एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं रंजीत चौटाला जी, धन्यवाद। आप किसी हम कहेंगे परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि रंजीत चौटाला जी रानिया विधानसभा से एक मर्तबा फिर चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से हैं और जेजेपी की तरफ से समर्थन आपको दिया गया है। सबसे पहला सवाल लाइटर नोट पर यही रहेगा कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही है, कैंपेन कैसा चल रहा है आपका? मैं पिछली बार कांग्रेस में था, लास्ट आवर पे टिकट मेरा काट दिया। जी। जनता के सामने आया, मैंने नहीं तय करा, जनता ने तय कर दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। हम विधानसभा भेजेंगे ना, टिकट नहीं भेजा करते, टिकट तो सब आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी सबकी जमानतें जब तक मैं 20,000 से जीता। जनता ये है। अब सेकंड टाइम ये है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। मैं मोदी साहब को देख के मैंने अनकंडीशनल बीजेपी का मेरे लोगों से पूछ के समर्थन दिया। 5 साल मैं उनके कैबिनेट में मिनिस्टर रहा, कल तक भी मिनिस्टर था। अब क्योंकि हाउस डिसॉल्व हो गया, मतलब पूरे टेन्योर में उनके साथ मिनिस्टर रहा। मैंने A1 परफॉर्म करा, राष्ट्रपति से मैं अवार्डेड हूँ पावर के मामले में। और इसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे पे रहती है। सबसे बड़ी रैली मैंने करी, आज भी मेरी माउंटेड फोटोग्राफ CM हाउस में दोनों जगह लगी है, नड्डा साहब के घर में भी लगी है। इतनी बड़ी भीड़ करता हूँ मैं और राव इंद्रजीत, 2 आदमी ऐसे हैं जिनका अपना जनाधार है जी, जो 15-15, 20-20 हल्कों में बैलेंस बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं। 5-10 हज़ार वोट हर जगह करते हैं। मैं सिरसा में आप कहीं भी पूछ लें, मुझे लोकसभा का टिकट बना के दिया। मुझे कहने लगे कि आप ज्वाइन करो, आधे घंटे में आपका नाम अनाउंस हो रहा है। मैं मांग ही नहीं रहा था, मुझे टिकट दे दिया। अब इतना 5 साल से एक अच्छे रिश्ते थे, मैं चुनाव लड़ गया। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मुझे पहले तो लोकसभा के लिए 8 सर्वे थे, 8 में मैं नंबर 1 आया कि फॉर्मेडेबल कैंडिडेट है। अब मुझे डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया कि विधानसभा के लिए? मेरे लिए बड़ी आश्चर्य और अचंभे की बात थी। जब ये हुआ, मैंने पूछा भाई मुझे टिकट नहीं दिया। लोग कहते हैं पिछली बार टिकट थोड़ा ही दिया था, खड़ा हो जा। 4,000 गाड़ियों का काफिला, जुलूस, और जीत रहा हूँ। मैं आज फिर कह रहा हूँ, सबके जमातें जब्त होगी, वो 30,000, 40,000 से जीतूंगा। क्योंकि 4.5 साल के बाद सरकार बदली, तो आप उन कुछ चुनिंदा मंत्रियों में से थे जो एक मर्तबा फिर कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद आपको लोकसभा का टिकट दे दिया गया, तो हर कोई ये मान रहा था कि विधानसभा का टिकट तो आपका पक्का है। ये एक शौक के तौर पर क्या आपके लिए भी था, और उसके बाद निर्दलीय के तौर पर एक मर्तबा फिर से मैदान में उतरना, 5 साल तक सरकार के साथ काम करने के बाद ये मुश्किल थी किसी तरीके की, कि एंटी इनकम्बेंसी न झेलनी पड़े सरकार की जो रही? एंटी इनकम्बेंसी थी जिसे हम नज़रअंदाज नहीं करते। 10 साल में एक ही चेहरा मनोहर लाल जी रहे, और वहाँ एक सबसे ज़्यादा जो मामला नॉन जाट का एक करके चला गया ना, हमें भी अंदर ये तकलीफ हो रही है कि ठीक नहीं है। कई बार कहा भी कि ऐसा मैसेज मत दें। जाट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 23% जाट है, उसे आप नजर दें। 23% जाट हो गया, SC समाज के लोग साथ हो गए 11%, और उसके साथ फिर जट, सिख और मुस्लिम 2% वो साथ हो गए। ये 38% का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन गया जिसने बीजेपी को फिर 5 लोकसभा हराने का काम करा। उन्होंने
वो नॉन जाट भी हाथ से निकल गए। अम्बाला सिटी आ रहे, अम्बाला आपका सिरसा शहर में आ रहे, जब पिछली बार बीजेपी जीत रही थी, मतलब नारायणगढ़ में सीएम के हल्के में वहाँ आ रहे, जगाधरी में आ रहे, जो नॉन जाट हल्के थे। मेरा कहने मतलब नॉन जाट भी चला गया। आपने जो कुछ काम करे ना, एक तो फैमिली आईडी से बहुत नुकसान हुआ, पीवीपी कि आम आदमी जो गरीब था, जिसने बच्ची की शादी करनी, उसे पैसा चाहिए, वो इतने सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स कहाँ से इकट्ठे करे। जिसके घर में कोई बीमार था, उसे हॉस्पिटल जाना था, उसे इमीडिएट 1 लाख रुपया चाहिए, तो वो अपनी ज़मीन बेचता, जायदाद बेचता, उसको भी दिक्कत आई। तीसरा जो सरपंचों वाला मामला करा कि सरपंच को 5,000 से पहले 20 लाख मिलते थे, 5 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, कि ये पैसे बनाते हैं, चुनाव में खर्च करते हैं। इसका हुआ क्या कि गांव में जो सरपंच बनता है उसके कम से कम अपने परिवार के 40-50 घर होते हैं, मतलब जब उसके 200-300 वोट अपने होंगे परिवार के तो खड़ा होता है। वो उससे असर डालता है, मनरेगा के वो पेपर वो साइन करते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स को वो साइन करते हैं, तो सरपंच के हाथ में 250-300 वोट होता है। अगर उसके हाथ में हम 200 वोट पे मिनिमम लेके चले तो 70, मेरे हल्के में 82 गांव है, 16,000 वोट उसके पास है। वो 82 गांव के सरपंचों ने सारी नौका पलट दी। अगर ये नहीं होता तो शायद सिरसार रोहतक तो हम नहीं जीते, पर हिसार आपका सोनीपत और अम्बाला जो हम 20-30 हज़ार, मुझे 30,000 वोट आगे जीत गए थे। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन्हीं बातों से बने हैं। बिल्कुल, क्योंकि बात बीजेपी की हुई तो कांग्रेस पर भी आ जाते हैं। कांग्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला। क्या कांग्रेस से टिकट की उम्मीद थी किसी भी लिहाज से, क्योंकि वहां पर भी आपके अच्छे रिलेशंस है? मैं कांग्रेस छोड़ के आया था, मैंने अप्लाई नहीं करा, आप किसी से भी पूछें, नहीं पता है जी। बीच के 1-2 दोस्तों ने जरूर ये कहा, क्योंकि मैं कहने यार वो कुछ सोचेंगे तो बात करेंगे, ऐसे नहीं, मैं नहीं कहता। और मेरा अपना था, लोगों ने मुझे पता ही रात को लगा कि आपका टिकट नहीं है। मॉर्निंग में लोगों में गया, लोगों ने खड़े हो गए, 4,000 गाड़ियाँ जरूर चल पड़ा। कल भी वो आए थे आपके चंद्रशेखर जी आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के जी, उनका पूरा एससी प्रभाव में भीम आर्मी में ज़बरदस्त रहा। कल भी 300-400 गाड़ियों का काफिला था, हमने डबवाली, रानिया, मैंने और दिग्विजय उन्होंने इकट्ठा करा। कल भी हमारा इलेक्शन बड़ा अप हुआ है। अब ये है कि बहुत अच्छे मार्जिन से, कंफर्टेबल मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मुकाबला जो है वो पोते के साथ भी है। अर्जुन चौटाला जो है वो INLD से हैं। ऐसा है, लोग बहुत समझदार हैं। 3 महीने पहले, ज़्यादा इतिहास लंबा तो नहीं हुआ, 3 महीने पहले हम लोकसभा लड़े थे। मैं खड़ा था तो हमारी पुत्रवधू थी, एक जेजेपी से, एक INLD से। हमारे अपने ही बच्चे थे, हो गए खड़े, स्वतंत्र हैं। मैं और ओम प्रकाश जी भी आमने सामने लड़ते, परिवार की हमारी पराकाष्ठा वही है। जब वो दोनों खड़े हुए, चुनाव हुआ तो लोगों ने फैसला, मुझे 5,09,000 वोट मिले, उन्हें 22 हज़ार मिले, किसी को भी 23,000 नहीं मिले जी। अब बच्चे लोग हैं, अपना गेम सीख रहे हैं, चल रहे हैं। अभी कोई नहीं, कोई 1 पे आउट होगा, कोई 2 पे आउट होगा, खेलेंगे, पर दादा के सामने जीतेंगे नहीं। बीजेपी और कांग्रेस कितने कंपटीशन में है इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन जेजेपी का जो समर्थन मिला, और जेजेपी की तरफ से वो दिग्विजय हैं, दुष्यंत, तो ये लगातार कहा गया कि हम रंजीत जी के आगे किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे। हरियाणा में बहुत दिन से एक प्रचार था कि देवीलाल फैमिली इकट्ठी हो जाए। मैं समझता हूँ ओम प्रकाश जी, हम 2 भाई हैं, हमें 50-50 मिले। ओम प्रकाश जी का एक बेटा मेरे साथ आ गया, तो अब हम 75% जो देवीलाल फैमिली इकट्ठी होगी। एक आधी टहनी बार है, या तो चुनाव के बाद कर देंगे लोग, ठीक हो जाएगा। अब जब बड़ा पेड़ इकट्ठा हो गया तो सब टहनियाँ भी जुड़ती जाएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए। ये सवाल हमने दुष्यंत से भी पूछा था, क्योंकि परिवार जो है वो हर जगह पर काम आता है, और परिवार से ज़्यादा ज़रूरी एक वक्त में कोई नहीं रह जाता। देखो, लोग परिवार की कीमत समझते हैं। मैं आपसे बताऊं, कल मैं एक सभा में कह रहा था कि देवीलाल, हरियाणा वो स्टेट थी जो तय करते थे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन बने। जी। चौटाला गांव से तय होता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, VP सिंह बने, चंद्रशेखर बने, रुतबा इस तरीके का। लखनऊ में ये तय होता था कि लखनऊ इंतज़ार करता था कि देवीलाल आके यहाँ बनाए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पटना में इंतज़ार होती थी कि किसको बनाए, गुजरात में चिमन भाई पटेल को बनाए, इंतज़ार होती थी। आज ये हालत हो रही है कि आपका MLA नहीं बन रहा, ये हालत तुम कहाँ पहुँच गए चौटाला वालों। तो चो देवीलाल के नाम से आज भी हर घर में फोटो लगा, लोग प्यार करते हैं। चो देवीलाल और बादल साहब 2 आदमियों ने किसानों के लिए बहुत बड़ा, देखिए किसान पूरे देश में है, पर किसान का जो नॉन है, जो आइडेंटिटी है, वो पंजाब हरियाणा है, कृषि प्रदेश है। और ये करके सबसे ज़्यादा बीजेपी को विरोध इस बात से करना पड़ा।
वो हालांकि मोदी साहब ने किसान आंदोलन वापस ले लिया, वो जो एक्ट था वापस ले लिया, उसमें ऐसा लंबा चौड़ा नहीं था, पर एक लोगों को छेड़ दिया गया और ठीक नहीं हुआ था देश के लिए। वो नहीं आता तो शायद बहुत नॉर्मल सिचुएशन चलती। एक सवाल ये बनता है कि अगर बीजेपी से नाराज़गी रही किसानों की, और आपने भी कहा कि कृषि प्रदेश है तो किसान बहुत इंपॉर्टेंट है, जेजेपी का समर्थन मिलना कहीं आप पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा कि वो जो नाराज़गी जेजेपी के लिए हैं वो आपको भी झेलनी पड़े? हालांकि आप खुद भी सरकार में थे। लोग कैसे देखते हैं जब आप ग्राउंड पर जाते हैं इन चीज़ों को? मैं हर एक का ये कैंडिडेट जो है, ये चुनाव जो है, ये आपके पार्टीज का नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपसे कहूँगा मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आप मेरे हल्के में जाके पूछ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों चौथे पांचवें नंबर पे है, राष्ट्रीय पार्टी फाइट में नहीं है। अच्छा, जब आप ये समझे कि यहाँ तो कैंडिडेट्स का चुनाव है, पर्सनैलिटी का इलेक्शन हो रहा है, लोगों को रंजीत सिंह का वोट पड़ रहा है, जेजेपी का मेरे हल्के में वोट है। पिछली बार बोल रहे थे ऑन रिकॉर्ड उन्हें 9,000 वोट आया। अब वो 9 नहीं होगा तो 7 तो ट्रांसफर होगा, 6 तो होगा, मुझे तो कुछ प्लस होगा। मैंने भी मेरे वोट उन्हें ट्रांसफर करे, डबवाली में मेरा वोट भी उन्हें हो रहा है। तो राजनीति में एनडीए यूपीए क्या है, गठबंधन ही है। एनडीए भी है तो हमें भी पॉलिटिकली आपको समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। बिल्कुल, क्योंकि आप बीजेपी और कांग्रेस को तो पहले ही कह चुके हैं कि कंपटीशन में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हवा में कभी बहुत से लोग जीत जाते हैं। 14 और 19 उसका प्राइम एग्जाम्पल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए या उनके कैंडिडेट्स के लिए किसी तरीके का फायदा इस दौरान मिलता हुआ नहीं दिखेगा, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मेरा अपना मामला है, एक बार गुस्सा था पार्लियामेंट के उसमें निकल गया। अब जेजेपी की वो पोजीशन नहीं है। मैं डबवाली में जो कल देखा, मुझे 100% ये लग रहा है दिग्विजय चुनाव निकाले। मुझे बाकी तो पता नहीं, क्योंकि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं जा रहा। दिग्विजय 100% सीट निकाल रहा है। ठीक है। सर, मैं आना चाह रहा हूँ, कुछ बयान ऐसे दिए जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, और आपसे ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि सीजन पॉलिटिशियन आप हैं, लंबे समय से सियासत कर रहे हैं। बहुत से आपने ऐसे बयान देखे होंगे जिन्हें उल जलूल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जेपी ऐसा बयान देते हैं लिपस्टिक को लेकर, वो सीधे तौर पर टारगेट करते हैं, सैलजा पर कटाक्ष कर देते हैं। सैलजा को लेकर ही बहुत से ऐसे दलित विरोधी बयान सामने आ गए। शमशेर गोगी की बात करें, नीरज शर्मा की बात करें, इन तमाम बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बयान मौजूदा वक्त में यानी विधानसभा चुनावों के दौरान देना क्या अपने आप को जिंदा करने की कोशिश होता है? मेरी अपना ये मानना है कि कभी हमें पर्सनल कटाक्ष नहीं करने चाहिए। राजनीति में एक मूर्ख आदमी से अगर आप बहस करेंगे ना, तो पहले तो वो आपको अपने लेवल पे लेके आएगा, फिर उसके बाद आपकी डिबेट शुरू होगी। तो कोई अलूल जुलूल बातों का मैं कभी रिप्लाई करता ही नहीं। ये उनकी मानसिकता है। आप सिविलाइज आदमी हैं, चुने हुए लोगों को प्रतिनिधि हैं। आप 1 लाख वोट लेके लोगों की जाके बात करेंगे। आपका मानस ऐसा, लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपसे कुछ लोग सीखें। टीचर भी क्लास में आके 50 बच्चों का पढ़ाएगा तो लोग इसे सुनना चाहते हैं ना कि क्या सुना है। तो मेरा ये मानना है, ये जो इस तरीके के लोग हैं ये राजनीति से आउट हो जाते हैं। लोग इन्हें पसंद नहीं करते। कहने को सुने चापलूसी मौके की कर देंगे, पर कहेंगे गंदा बोल गए। लोग अच्छी बात सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रानिया भी देख लें, कोई अगर आप बेजामिन को पढ़ेंगे, चाणक्य को पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, उन्हें नोट कर लेते हैं और जेब में डाल लेंगे। बुरी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और रणजीत चौटाला भी बुरी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक बात को पसंद। बिल्कुल। सर, क्योंकि रानिया हॉट सीट हुई, और वो हॉट सीट इसलिए नहीं हुई कि बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी ये कैंडिडेट्स खड़े हुए। ये हॉट सीट बनी जब रणजीत चौटाला यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में आ गए। इस बात का क्या प्रेशर रहता है, क्योंकि पिछली बार भी आप निर्दलीय थे, लेकिन बैक टू बैक इस तरीके से जीत दर्ज करना ये मुश्किल रहता है, और निर्दलीय के लिए और ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंबल पर वोट मिलना उतना आसान हो जाता है और निर्दलीय के तौर पर मुश्किल रहता है। क्योंकि आप भी सत्ता में रहे और किसान जो है वो बीजेपी से नाराज़ दिखे, उसका किसी भी तरीके का कोई फैक्टर आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखता है इस सीट से? देखिए, लोग ये समझते हैं कि रणजीत सिंह बड़ा एक कैरेक्टर का आदमी है, कहीं गलत बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये सबसे बड़ा विश्वास भरोसा है, और उसी के साथ मेरी अपनी गेम शुरू होती है। किसका क्या है, किसने क्या गलत करा, किस पार्टी से लड़ रहा है, नई पार्टी, ये सब गौण होती है। आप कहीं किसी के यहाँ से फ्रिज लेके आएंगे, मोटरसाइकिल लेके आएंगे, आपको सर्विस कौन बढ़िया देगा वो देखेंगे ना। ये नहीं देखेंगे कंपनी तो एक ही है, विधानसभा तो एक ही जाएगी। कौन आदमी वहाँ बेहतर है जो उनके कॉज के लिए फाइट करे, कौन आदमी उनके इश्यूज को रेज करे, कौन आदमी उनकी समस्याओं को निदान करने का काम करे, लोग ये देखते हैं। तो लोगों ने ये देखा। मैं 87 से हाउस का मेंबर हूँ, सबसे पुराना मेंबर हूँ। मैं 5वीं कैबिनेट में रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ, एक्सपीरियंस मेरे साथ है, फैमिली बैकग्राउंड मेरी बढ़िया है।
लोग जो हमारी फैमिली से जुड़ जाता है वो दूसरी फैमिली की तरफ देखता नहीं, वो जुड़ा रहता है। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि रानिया से तो आप जीतने वाले हैं और कंफर्टेबली जीतने वाले हैं, जो मैं लोगों समझ का पा रहा हूं। आशीर्वाद है, मैं समझता हूँ ठीक होगा। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है इस बात से कि पहले तो आप बीजेपी के साथ चले गए थे, जो भी सत्ता पर काबिज हो, क्या आप अगर एक मर्तबा फिर से बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को आपने छोड़ा, तो उनके साथ जाना आपके लिए कितना आसान कितना मुश्किल रह सकता है? कौन आ रहे मेरे सामने यही चुनिए, मेरे सामने मेरे मतदाता हैं। जब जुलूस निकलेगा चल के कोठी पे जाऊंगा, उन्हें पूछूंगा क्या करना चाहिए। पिछली बार जब मैं जीत के गया, मुझे नड्डा साहब का फ़ोन आ रहा था, मुझे मनोहर लाल जी के फ़ोन आ रहे थे, सुनीता दुग्गल काउंटिंग हॉल से बार बार मुझे फॉलो कर रही थी, जो एमपी थी यहाँ से। मुझे हुड्डा साहब के भी फ़ोन आ रहे थे, मुझे दुष्यंत दिग्विजय के भी फ़ोन आ रहे थे। मैंने मेरे मतदाताओं से पूछा, बोलो इन सब जगह से फ़ोन आ रहे, क्या करना चाहिए? तो वो मतदाता मुझे कहते रणजीत सिंह, जब बस में बैठ के कोई गाड़ी चलाता है ना, और उसे कोई कह के ब्रेक लगा, अब क्लच दबा, फर्स्ट गियर लगा, अब सेकंड लगा, तो वो गाड़ी जाके पेड़ के लगेगी। तुम ड्राइवर हो ना, बस हम सोए चले, कैसे चलो, बढ़िया मज़े में लेके चलो। हम आपसे सलाह देते हैं कि आप बीजेपी के, तो कांग्रेस ने तो आपको टिकट नहीं दी, आप जो देवलाल के बेटे, आपका अपना सम्मान है, उस दरवाजे पे नहीं जाके खड़े हो, बीजेपी की तरफ चल, वह चल पड़ा। ठीक है सर, मैं विरासत पर आना चाहूँगा, क्योंकि देवीलाल की विरासत के बहुत से वारिस, और हिसार चुनाव में तो ये मसला और बड़ा हो गया जब जेपी ने कह दिया था कि देवीलाल का असली वारिस तो मैं हूँ। किस हिसाब से उन्होंने कहा था, उस पर भी अगर आप रोशनी डालना चाहें, और क्या ये फैक्टर्स काम कर जाते हैं? क्या आपको लगता है कि हिसार के लोकसभा चुनाव जो थे वो कहीं ना कहीं टर्न हुए इस तरीके की चीज़ों से? बारिश दो बात से होते हैं, या तो बारिश हो जो उसके ब्लड से हो, बिल्कुल, राजाओं के होते रहे, या फिर पार्टी सिस्टम में उसके विचारों से हो। अभी जेपी का मैं परसों तो ट्रिब्यून में पढ़ रहा था, एक में आ रहा था कि जेपी पे कुछ क्रिमिनल केसेस थे, उन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल करा तो उन केसेस को छुपा दिए। तो सर, रानिया जो सीट है, इस सीट पर क्योंकि आप पहले विधायक रहे, क्या काम आपने कराए जो आप जनता को केटर करना चाहें, वो भी आप बता दें, और आगे आप क्या करेंगे उस पर भी जरूर रोशनी डालें। जहाँ बैठे हैं ना, ये गांव पानी से डूब जाता अगर मैं रात के 2 बजे यहाँ नहीं खड़ा होता। ये गांव वालों से आप पूछ रहे हैं, बात जो भी विरोधी हैं उनसे भी जाके पूछो। ये घग्गर में जो पानी चल रहा है, इसकी जो सफाई कराते हैं, पॉपलाइन लग के चलती है तो मैं करवाता हूँ। ये घग्गर का 20 गाँव में पानी जो दिया है वो मैंने दिया है। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जीवन है। किसान को अगर बिजली पानी मिल जाए, इससे बढ़िया उसके जीवन में कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं राष्ट्रपति से अवार्डेड हूँ पावर के मामले में, मेरी बेस्ट सोलर कंजर्वेशन के मामले में। तो मैंने तो पावर और इसको इरिगेशन को दोनों को लोगों में दब के काम करा है। लोग इस बात से मेरे साथ हैं। एक मेरी अवेलेबिलिटी है, 24 घंटे मैं लोगों के बीच में, मोबाइल कभी भी करें मैं उठाऊँगा, रिप्लाई जाएगी। और क्या करेंगे, और आपके जो विजन है आगे के लिए, जीत जाते हैं तो यहाँ के लिए और क्या काम हमारे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज में जाए, उनके लिए कोचिंग सेंटर बने, वो बच्चे पढ़ के अपना करियर बिल्डअप करें, और किसानों को मैं जितना इनको बढ़िया फैसिलिटी दे सकूँ। अगर हमारा दोबारा कोई वक्त मिलता है तो जो गलत स्प्रे आ रही है, गलत खाद के बीज, जो इसके कॉटन के बीज आ रहे हैं जिन पे स्प्रे करने के बाद भी मच्छर मक्खी नहीं मरते, इस तरीके की जो गलती चीज़ें हैं जिनसे लोग मिली भगत से चला रहे हैं, इन चीज़ों पे डाके डालें, इन पे हाथ मारो, जैसे मैंने पावर के मामले में पिछली बार करा। और जितना मेरे से सुधार होगा मैं लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम कर रहा हूँ। जो मुझे लोग अच्छा सुझाव देंगे, कोई भी देगा, मेरा दुश्मन भी देगा, तो उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। बिजली मंत्री आप रहे और बहुत अहम मंत्रालय वो था। अगर उस लिहाज से मैं आपसे पूछूं कि कितना काम आप कर पाए, और क्या लगा आपको कि कोई हर्डल्स भी रहते हैं, उन हर्डल्स को कैसे पार किया? और हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है किसानों के लिहाज से। 1 मिनट में आपसे करता हूँ। आज के दिन में जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, चाहे अंबानी लगाए, अडानी लगाए, मित्तल लगाए, राहिजा लगाए, टाटा ग्रुप लगाए, सबसे पहले वो स्टेट में जाके सर्वे करते हैं, देखते हैं कि पावर पोजीशन क्या है। पावर पोजीशन ठीक है तो फिर वो करेंगे, पावर होगी नहीं तो जाएंगे नहीं। हरियाणा के 3 तरफ हम दिल्ली बॉर्डर पे आते हैं, एनसीआर है, जनरेटर चल नहीं सकते, उसके बाद भी हमारे कभी बिजली बंद है, कभी हम लोगों ने जनरेटर बंद हो गए तो भी हमारे पावर चलती है। नंबर 2, गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, होडल, रेवाड़ी जी, ये सब हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है नॉर्दर्न इंडिया का। यहाँ मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि इस वक्त हम पूरे देश के, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, एक्सकवेटर जो है जिसे पॉपुलर के, वो 68% अकेला हरियाणा बनाता है पूरे देश का। जितनी कारें बनती है वो 51% हम बनाते हैं। जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% हम अकेला हरियाणा बनाता है। और जितना
ट्रैक्टर्स बनते हैं उसका 37% हम अकेले बनाते हैं। अब आप बताइए, ये सब बिना पावर के तो नहीं होगा, बिना पावर के तो कोई काम नहीं। आज गुड़गांव जो है सबसे बड़ा सबसे बढ़िया टाउनशिप आ गई। मैं एक आंकड़े में बता रहा हूँ, नेशनल ग्रोथ जीडीपी पर कैपिटा इनकम पे आ रहा हूँ। बॉम्बे की आबादी 3 करोड़ है जी, पौने 3 करोड़ है। वहाँ की इकॉनमी जो है $900 बिलियन है, $900 बिलियन। और गुड़गांव की जो इकॉनमी है वो $300 बिलियन है। वहाँ की आबादी 17 लाख है। वहाँ 3 करोड़ है या 17 लाख है, वहाँ 900 मिलियन है या 300 बिलियन है। अब आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम में पूरे एशिया में आज गुड़गांव नंबर 1 जी। आज हरियाणा का केवल इंडस्ट्री करके हरियाणा का इतना आउटपुट बढ़ा। आज पूरे देश में अभी मेडल्स आए हैं, 6 ओलंपिक में मेडल लिए हैं, 5 ब्रॉन्ज है, कौन है, 6 आए हैं जिनमें अकेला हरियाणा 5 लेके। बिल्कुल, जब भी ओलंपिक के गेम होता है अकेला हरियाणा अकेला 30-40% मेडल देते हैं। 2% हम आबादी है। ये लोग तो जिंदा कौम है। बिल्कुल। इंटरव्यू के आखिरी सेशन में हम हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा घोषणा पत्र की। और दोनों के जो घोषणा पत्र इस वक्त दिख रहे हैं, वो कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो, उसमें कहीं ना कहीं मुफ्त चीज़ें काफ़ी दिखाई दे रही है। यानी आम आदमी पार्टी जिस तरह से चल रही है और जीत दर्ज हो गया, लोग इन घोषणा पत्र को देखते हैं। हर घोषणा पत्र में आएगा पेंशन 10,000 रुपये महीना हो जाएगी। हर घोषणा पत्र में आएगा कि बच्चों को इतना उन्हें बच्चों को मुआवजा दिया जाएगा, इजाफा या क्या कहेंगे, उन्हें एक इंसेंटिव है कि बच्चों को इतना उनके भत्ता दिया जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि सबको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये सब ड्रामेबाजी के, गरीबों को मकान दिए जाएंगे, उन्हें बना के हाउस भेज दिए जाएंगे। लोग समझते हैं बेकार की बातें, चुनाव से पहले नकली बातें हैं। जितनी लोगों में झूठ बोलेंगे कोई इनको लोग कहेंगे नहीं हमें करके दिखाओ। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हमारे शो का नाम है राज की बात, तो मैं जानना चाहूँगा कि रंजीत चौटाला हमारे दर्शकों को, अपने हलके के लोगों को क्या बताएंगे राज की बात, जो इससे पहले उन्होंने किसी को बताई ना हो। वो सामाजिक हो, पर्सनल हो, पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो सकती है। राज की बात ये है कि आदमी को सिचुएशन वॉच करनी चाहिए कि क्या बन रहा है चारों तरफ को बहुत गौर से, करीब से देखकर उसे किसी से शेयर नहीं करे। और जो निर्णय ले वो इतना स्पष्ट और बढ़िया होना चाहिए कि गेम हारे भी नहीं, और ये भी देखे कि उसके साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बने रहे कि नहीं हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय करा है। मैं मेरे हल्के के लोगों पर भरोसा करो, रणजीत सिंह उसके लिए बढ़िया फैसला लेगा, उन्हें सत्ता में रखेगा, उन्हें राज में रखेगा, उन्हें उनके जीवन के सब पहलुओं को मैं उनके सिरे चढ़ाने का काम करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सूर्य समाचार को वक्त दिया, और वो भी ऐसे पेचीदा वक्त में जब टाइम ही आपके लिए गोल्ड माइन है। तो ये आपने सुना रंजीत चौटाला को, जिन्होंने हर पहलू को खुलकर सामने रखा और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि रानिया से एक मर्तबा फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार। कोई ये मान रहा था कि विधानसभा का टिकट तो आपका पक्का है। ये एक शौक के तौर पर क्या आपके लिए भी था? और उसके बाद निर्दलीय के तौर पर एक मर्तबा फिर से मैदान में उतरना, 5 साल तक सरकार के साथ काम करने के बाद, ये मुश्किल थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं करते। 10 साल में कांग्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला। क्या कांग्रेस से टिकट की उम्मीद थी किसी भी लिहाज से, क्योंकि वहां पर भी आपके अच्छे रिलेशंस है? मैं कांग्रेस छोड़ के आया था, मैंने अप्लाई नहीं करा, आप किसी से भी पूछें। हाँ, शमशेर गोगी की बात करें, नीरज शर्मा की बात करें, इन तमाम बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बयान मौजूदा वक्त में यानी विधानसभा चुनावों के दौरान देना, क्या अपने आप को जिंदा करने की कोशिश होता है? मेरी अपना ये मानना है कि कभी हमें पर्सनल कटाक्ष नहीं करना। जेजेपी का समर्थन मिलना कहीं आप पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा कि वो जो नाराजगी जेजेपी के लिए हैं वो आपको भी झेलनी पड़े, हालांकि आप खुद भी सरकार में थे? जेजेपी का मेरे हल्के में वोट है, पिछली बार बोल रहे थे ऑन रिकॉर्ड उन्हें 9,000 वोट आया। कि मुकाबला जो है वो पोते के साथ भी है, अर्जुन चौटाला जो है वो INLD से। ऐसा है, अब बच्चे लोग हैं, अपना गेम सीख रहे हैं, चल रहे हैं। अभी कोई 1 पे आउट होगा, कोई 2 पे आउट होगा, खेलेंगे और दादा के सामने जीतेंगे।